आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मतलब हर इंसान के फैसलों और उसके सपनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, डर और एंजाइटी। एग्जैक्टली हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस डर और एंजाइटी की असली जड़ को समझें और ये भी देखें कि इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। हम इंसानों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस किया है कि कोई अनजाना सा डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। बिल्कुल, चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करने का डर हो या फिर किसी अजनबी से बात करने की झिझक। राइट। या फिर बस इस बात की घबराहट कि भविष्य में क्या होगा और रातों की नींद उड़ जाए। आज की ये गहन चर्चा उसी डर को अपनी तरक्की की रुकावट बनने से रोकने का एक शॉर्टकट है। और इस पूरे एनालिसिस के लिए हमारे पास दो बहुत ही कमाल के सोर्स हैं। हाँ, पहला सोर्स है सुजान जेफर्स की वो किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी क्लिनिक का एक बहुत ही साइंटिफिक मैनुअल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो क्या हम इस समस्या के साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पहलुओं से शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा कि ये डर असल में है क्या और ये दिमाग पर इतना हावी क्यों हो जाता है, तब तक इसका कोई ठोस समाधान खोजना मुश्किल है। तो जेफर्स के हिसाब से ये डर असल में है क्या? देखो, आमतौर पर समाज में डर को एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी मान लिया जाता है, जैसे कि इंसान के अंदर कोई गहरी खराबी हो। लेकिन जेफर्स कहती हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है, मतलब एक सीखने की समस्या। उन्होंने इस डर के जाल को सुलझाने के लिए इसे 3 अलग-अलग लेवल्स में बांटा है। 3 लेवल्स? हाँ, और जब इन तीनों लेवल्स को एक-एक करके देखा जाता है ना, तो डर का वो बड़ा सा पहाड़ छोटे-छोटे पत्थरों में बदल जाता है। डर का पहला स्तर यानी लेवल 1 उन बाहरी चीजों और घटनाओं से जुड़ा है जो घटित होती हैं, ये जिन्हें हमें जीवन में करना पड़ता है। मतलब बाहरी चीजों से आपका मतलब उन घटनाओं से है जो सतह पर दिखाई देती हैं, राइट? जैसे कि उम्र बढ़ने का डर, या फिर बुढ़ापे में अकेले रह जाने का डर, बिल्कुल। या फिर अपना करियर बदलने की घबराहट, कोई बहुत जरूरी इंटरव्यू देने का डर। जब लोग डरते हैं तो अक्सर इन्हीं चीजों को अपनी परेशानी का नाम दे देते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि अरे मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लग रहा है। एकदम सही। लेकिन जेफर्स कहती हैं कि कहानी सिर्फ इस सतह पर खत्म नहीं होती। डर का दूसरा स्तर यानी लेवल 2 हमारी अंदरूनी मानसिक हालत और हमारी फीलिंग से जुड़ा है। मतलब ये किसी एक खास बाहरी घटना तक सीमित नहीं है? नहीं, ये एक तरह की भावना बन जाता है जो जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर अपना असर डालता है, जैसे रिजेक्शन का डर या फिर फेल होने का डर। अरे हाँ, कुछ लोगों में तो सफल होने का भी डर होता है ना, कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो लोग क्या उम्मीदें रखेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये लेवल इंसान की अपनी काबिलियत और उसके सेल्फ एस्टीम से जुड़ा होता है। तो अगर कोई इंसान कोई नया काम शुरू करने से डर रहा है तो लेवल 1 के हिसाब से वो उस काम से डर रहा है, लेकिन लेवल 2 के हिसाब से असल में वो उस काम के नतीजे से डर रहा है कि अगर वो फेल हो गया तो उसे कैसा महसूस होगा, उसका ईगो कैसे टूटेगा। एग्जैक्टली। और जब हम इसे और गहराई से कुरेदते हैं तो हम पहुंचते हैं डर के तीसरे और सबसे गहरे स्तर पर, लेवल 3। सुजान जेफर्स के मुताबिक दुनिया के हर छोटे बड़े डर की असली जड़ सिर्फ एक ही है। और वो क्या है? वो डर सिर्फ एक वाक्य में सिमटा है, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। आई कांट हैंडल इट। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या सच में दुनिया का हर डर सिर्फ इस एक वाक्य पर आके टिक जाता है? मतलब अगर किसी को नौकरी छूटने का डर है या कोई बीमारी का डर है तो क्या वो भी इसी मैं संभाल नहीं पाऊंगा वाले विचार से आता है? 100%। अगर गहराई से सोचा जाए तो इंसान असल में उस घटना से नहीं डरता। इंसान को इस बात का डर होता है कि घटना घटने के बाद जो स्थिति पैदा होगी, जो दर्द आएगा, उसका सामना करने की ताकत उसमें नहीं है। ओह, मतलब ये पूरी तरह से खुद पर विश्वास की कमी है। हाँ, अगर इंसान को ये पक्का यकीन हो जाए कि चाहे जो भी हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, मैं उसे संभाल लूंगी, तो फिर दुनिया का कोई भी डर उसे डरा ही नहीं सकता। सारी घबराहट उस संभालना पाने की कल्पना से ही पैदा होती है। ये तो हुई साइकोलॉजी और विचारों की बात, लेकिन डर सिर्फ ख्यालों में तो नहीं लाता ना? बिल्कुल नहीं, शरीर पर भी इसका पूरा असर होता है। हाँ, जब घबराहट होती है तो शरीर के अंदर बहुत कुछ ऐसा होने लगता है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। दिल इतनी जोर से धड़कता है जैसे सीने से बाहर आ जाएगा, पसीना आने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं। और दिमाग शायद ये कह रहा हो कि सब ठीक है, लेकिन शरीर कुछ और ही कहानी सुना रहा होता है। यही बात यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सीबीटी मैनुअल में इस बायोलॉजिकल पहलू को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि आखिर हमारा शरीर हमारे खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है।
सीबीटी मैनुअल इस बात पर बहुत जोर देता है कि जिसे हम एंग्जाइटी या घबराहट कहते हैं, वो असल में कोई कमजोरी नहीं है। ये इंसान के शरीर का एक नेचुरल फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है, लड़ो या भागो। और ये शुरू कहाँ से होता है? इसे इस तरह समझना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एमिगडाला नाम का एक बहुत छोटा सा बादाम के आकार का हिस्सा होता है। ये बिल्कुल एक सुरक्षा रडार या स्मोक अलार्म की तरह काम करता है। स्मोक अलार्म की तरह मतलब खतरे को भांपना? हाँ, इसका इकलौता काम है खतरे को भांपना और शरीर को बचने के लिए तुरंत तैयार करना। मान लीजिए कि जंगल में अचानक कोई जहरीली मकड़ी या कोई खूंखार जानवर सामने आ जाए, तो एमिगडाला तुरंत दिमाग में अलार्म बजा देता है। और उस अलार्म के बजते ही शरीर में इमरजेंसी लागू हो जाती है। बिल्कुल, शरीर में खून का बहाव तुरंत तेज हो जाता है ताकि हाथ पैरों की मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। सांसें तेज हो जाती हैं ताकि शरीर को लड़ने या वहां से भागने के लिए एनर्जी मिले। मैंने पढ़ा है कि डाइजेशन भी धीमा हो जाता है। हाँ, क्योंकि उस वक्त खाना पचाने से ज्यादा जरूरी जान बचाना होता है। ये पूरी प्रक्रिया इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये रिस्पॉन्स ना हो तो शायद इंसान किसी भी खतरे से बच ही ना पाए। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब ये स्मोक अलार्म बिना किसी आग के बजने लगता है। मतलब जब सामने कोई असली मकड़ी या शेर नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक विचार होता है। वही जेफर्स का लेवल 3 वाला विचार कि मैं इस मीटिंग को संभाल नहीं पाऊंगा। हाँ, और हमारा एमिगडाला उस विचार को एक असली शेर मान लेता है। शरीर बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे कोई जानलेवा हमला हुआ हो। यहीं पर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्थिति पैदा होती है, जिसे फियर ऑफ फियर कहा जाता है। डर से डरना। ये फियर ऑफ फियर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम है। होता यह है कि जब एंग्जाइटी होती है तो इंसान को शरीर में वो सारे लक्षण महसूस होते हैं, दिल का जोर से धड़कना, चक्कर आना या सांस फूलना। और क्योंकि खतरा असली नहीं है, इसलिए इंसान को समझ नहीं आता कि शरीर ऐसा क्यों कर रहा है। सही कहा। वो उन शारीरिक लक्षणों से ही इतना घबरा जाता है कि उसे लगने लगता है कि कहीं उसे सच में हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, या वो बेहोश होकर गिर तो नहीं जाएगा। और इस तरह वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है जहां पहले किसी विचार से एंग्जाइटी होती है, उस एंग्जाइटी से शरीर में घबराहट के लक्षण पैदा होते हैं और उन लक्षणों को देखकर दिमाग और ज्यादा पैनिक करने लगता है, जिससे एंग्जाइटी और भी बढ़ जाती है। तो अगर ये समस्या मनोविज्ञान और बायोलॉजी के स्तर पर इतनी गहराई तक जुड़ी है, तो इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब इस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने में छिपा है। सुजैन जेफर्स ने अपनी किताब में डर के 5 सच बताए हैं। 5 truths about fear। हाँ, और ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि जीवन की कड़वी और सच्ची हकीकतें हैं। अगर इन सच्चाइयों को अपना लिया जाए तो डर का वो हवा काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो चलिए इन 5 सच्चाइयों को समझते हैं। पहला सच ये है कि जब तक इंसान जीवन में कुछ नया सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई रिस्क ले रहा है, तब तक डर हमेशा उसके साथ रहेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारा डर खत्म हो जाएगा और तब हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेंगे। लेकिन जेफर्स कहती हैं कि ऐसा दिन कभी नहीं आता। डर का होना इस बात का सबूत है कि इंसान तरक्की कर रहा है। और दूसरा सच पहले वाले से ही निकलता है। किसी भी चीज का डर भगाने का दुनिया में केवल एक ही तरीका है, और वो है उस काम को कर डालना। लोग अक्सर इंतजार करते हैं कि जब मेरा डर खत्म हो जाएगा, जब मैं पूरी तरह से तैयार महसूस करूंगी, तब मैं ये काम शुरू करूंगी। लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। जब तक वो काम किया नहीं जाएगा, जब तक उस आग में कदम नहीं रखा जाएगा, तब तक उसका डर कभी खत्म नहीं होगा। और तीसरा सच ये साफ करता है कि उस काम को करने से ही इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिलती हो या जो बैठे बैठे आसमान से टपक पड़े। आत्मविश्वास हमेशा कोई मुश्किल काम करने के नतीजे के तौर पर आता है, काम शुरू करने से पहले नहीं। चौथा सच बहुत बड़ी मानसिक राहत देता है। वो ये है कि जब भी कोई नई या अनजानी परिस्थिति होती है तो इंसान डरता ही है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे डर ना लगता हो। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट और सफल दिखते हैं ना, वे भी अंदर से डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। इस घबराहट में कोई भी अकेला नहीं है। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और पांचवा सच जो मुझे पर्सनली बहुत गहरा लगता है, वो ये है कि जीवन भर खुद को असहाय महसूस करने से और उस घुटन में जीने से कहीं ज्यादा आसान है अपने डर का सामना कर लेना। हाँ, जब डर का सामना किया जाता है तो शायद कुछ पल, कुछ दिन या कुछ हफ्तों की घबराहट होती है,
लेकिन उसके बाद जो आज़ादी और सुकून मिलता है वो जीवन भर कोने में छिपकर असहाय महसूस करने से लाख गुना बेहतर है। इसी नजरिए को और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए सुसान जेफर्स ने फैसलों को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल दिया है। क्योंकि देखा जाए तो घबराहट का सबसे बड़ा कारण होता है गलत फैसला लेने का डर। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस गलत फैसले के डर को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक और मजेदार कहानी है, दो घास के ढेरों के बीच बैठ रहे एक गधे की। वो बुरडन के गधे वाली कहानी? हाँ, मान लीजिए एक गधा दो बिल्कुल एक जैसे हरे भरे घास के ढेरों के बीच में खड़ा है। वो लगातार यही सोचता रहता है कि बाईं तरफ वाला ढेर खाए या दाईं तरफ वाला, कौन सा ढेर खाना सही रहेगा। अगर उसने बाईं तरफ वाला चुना और वो खराब निकला तो क्या होगा? बिल्कुल, वो दोनों विकल्पों को तौलता रहता है, परफेक्ट फैसला लेना चाहता है और कोई फैसला ही नहीं ले पाता। नतीजा ये होता है कि वो दोनों ढेरों के बीच खड़े खड़े ही भूख से मर जाता है। ये रूपक इंसानी स्वभाव पर बहुत गहरी चोट करता है। अक्सर परफेक्ट या सही फैसला लेने के चक्कर में इंसान कोई कदम ही नहीं उठा पाता और जिंदगी वहीं रुक जाती है। और इसी रुकावट को तोड़ने के लिए जेफर्स नो लॉस डिसीजन मॉडल की बात करती हैं। उनका कहना है कि असल में गलत फैसला नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी पुरानी सुरक्षित नौकरी में रहे या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर एक नई थोड़ी रिस्की नौकरी शुरू करे। आमतौर पर हम सोचते हैं कि इनमें से एक रास्ता सही है और एक गलत, और उसे लगता है कि अगर उसने गलत शहर चुन लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन नो लॉज मॉडल कहता है कि दोनों ही विकल्प सही हैं, बस दोनों के अनुभव और नतीजे अलग होंगे। मान लीजिए वो नई नौकरी के लिए दूसरे शहर जाता है और वो नौकरी अच्छी नहीं निकलती, तो क्या वो हार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने एक नए शहर में रहना सीखा, नए लोगों से मिला, अपनी लिमिट्स को समझा और ये जाना कि उसे किस तरह का काम नहीं करना है। ये अनुभव उसे पुरानी जगह रुकने से कभी नहीं मिलता। इसलिए हार तो किसी भी फैसले में है ही नहीं, सिर्फ अनुभव है। बस ये मान लेना है कि चाहे मैं जो भी फैसला लूं, अगर वो उम्मीद के मुताबिक नहीं भी रहा तो मैं उस स्थिति को भी संभाल लूंगा। ये नजरिया वाकई बहुत आजाद करने वाला है। लेकिन एक सवाल जो अब भी अपनी जगह खड़ा है वो ये कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब घबराहट सच में हावी होने लगे, जब पसीना आने लगे और दिमाग काम करना बंद कर दे, तब इस समस्या को कैसे सुलझाएं? उस वक्त कोई फिलॉसफी काम नहीं आती। इसके लिए सीबीटी मैनुअल हमें एक बहुत ही जबरदस्त और प्रैक्टिकल टूल किट देता है। और इस टूल किट का सबसे पहला टूल है थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर का मॉडल। सीबीटी का ये बुनियादी सिद्धांत है कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को तय करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बाहर की किसी घटना से हमें घबराहट नहीं होते, बल्कि उस घटना को लेकर हम अंदर क्या सोचते हैं, वो सोच हमारे शरीर में घबराहट पैदा करती है। इसे डेली लाइफ के एक आम उदाहरण से समझते हैं। रात के 2 बजे हैं, नींद नहीं आ रही और अचानक दिमाग में एक विचार आता है कि कल बॉस ने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा था, पक्का मेरी नौकरी जाने वाली है। जैसे ही ये विचार आता है, शरीर में तनाव बढ़ जाता है, पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है और नींद पूरी तरह उड़ जाती है। अब सीबीटी तकनीक कहती है कि इस विचार को पत्थर की लकीर मानकर डरने के बजाय सबूतों की जांच करनी चाहिए। खुद के ही दिमाग का जासूस बनना पड़ता है। बिल्कुल, जब हम सबूतों की जांच करते हैं तो हम खुद से कुछ लॉजिकल सवाल पूछते हैं। क्या इसका 100% कोई पक्का सबूत है कि नौकरी जाने वाली है? क्या बॉस ने सीधे तौर पे ऐसा कुछ कहा है? क्या कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है? या फिर क्या पहले भी कभी भविष्य को लेकर ऐसी बेवजह चिंताएं की गई हैं जो असल में कभी सच ही नहीं हुई? अक्सर जब हम एक वकील की तरह अपने ही डरावने विचारों से जिरहा करते हैं तो पता चलता है कि वो डर सिर्फ दिमाग की एक मनगढ़ंत कहानी था। असलियत में उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। Here's where it gets really interesting. सीबीटी मैनुअल पढ़ते हुए मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया। मैनुअल में एक 10 मिनट के बायोलॉजिकल नियम का जिक्र है। हाँ, हमने पहले बात की थी कि कैसे एमिगडाला फाइट या फ्लाइट का अलार्म बजाता है और शरीर में एड्रेनालाइन भर जाता है। लेकिन साइंटिफिक सच्चाई यह है कि हमारा शरीर इस हाई अलर्ट को, इस पैनिक रिस्पॉन्स को हमेशा के लिए चालू नहीं रख सकता। शरीर की अपनी एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है। ये एक बहुत ही अहम बायोलॉजिकल फैक्ट है। जब एंजाइटी का दौरा पड़ता है तो शरीर के सारे सिस्टम चरम पर होते हैं, लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद शरीर का अपना सुरक्षा तंत्र इस भारी ऊर्जा की खपत को रोक देता है। एड्रेनलिन का स्तर गिरने लगता है और शरीर मजबूरन आपस सामान्य स्थिति में आने लगता है। ये बात सच में बहुत हिम्मत देने वाली है।
इसका मतलब है कि बचपन में गुस्से या बहुत ज़्यादा डर के समय बड़े बुजुर्गों की जो 10 तक गिनने या थोड़ा पानी पीकर कुछ देर इंतज़ार करने की सलाह होती थी, वो कोई कोरी बात नहीं थी। वो वाकई बायोलॉजिकली काम करती है। अगर पैनिक अटैक के उस शुरुआती झटके के दौरान इंसान सिर्फ घड़ी देखकर खुद को ये याद दिला सके कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ये जानलेवा नहीं है और विज्ञान के हिसाब से ये अगले 10 मिनट में खुद ब खुद कम हो जाएगा, तो उस भयानक घबराहट की लहर को पार करना बहुत आसान हो जाता है। इस शारीरिक बदलाव के साथ साथ सुसैन जेफर्स एक और बहुत ही प्रभावशाली मानसिक तकनीक का जिक्र करती हैं, जिसे पेन टू पावर डिक्शनरी कहा जा सकता है। हमारे शब्दों का चुनाव ही हमारी रियलिटी को बनाता है। जब कोई इंसान मुश्किल स्थिति में बार बार खुद से कहता है कि ये तो बहुत भयानक है, मैं तो बर्बाद हो गया, या मैं ये नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उस स्थिति को सच में एक बड़ी आपदा मान लेता है। शरीर की पूरी शक्ति खत्म होने लगती है और इंसान पेन और लाचारी की स्थिति में चला जाता है। और इसके उलट अगर इंसान अपने शब्दों को बदल ले, ये बहुत भयानक है कि जगह अगर ये कहा जाए कि ये एक सीखने का मौका है, मैं बर्बाद हो गया की जगह कहा जाए मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। इन शब्दों का इस्तेमाल करते ही इंसान लाचारी से निकलकर शक्ति और कंट्रोल की स्थिति में आ जाता है। शब्दों को बदलने भर से दिमाग का पूरा नजरिया और शरीर की ऊर्जा बदल जाती है। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि सिर्फ विचारों और शब्दों को बदलने से काम पूरा नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब एक्शन लिया जाए, और इसके लिए कंफर्ट जोन को बढ़ाना सबसे अचूक तरीका है। घबराहट होने पर इंसान की सबसे पहली नेचुरल प्रतिक्रिया होती है उस चीज से भागना या उसे टालना। अगर किसी को भीड़ से डर लगता है तो वो पार्टियों में जाना बंद कर देता है। लेकिन भागने से डर और बड़ा हो जाता है। दिमाग को ये मैसेज जाता है कि देखा, मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका, इसीलिए तुम सुरक्षित हो। इसका एकमात्र समाधान ये है कि खतरे का सामना किया जाए, एक्सपोजर किया जाए, लेकिन छोटे छोटे कदमों से। किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है कि हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए एक छोटा सा रिस्क प्लान करना चाहिए। ये कोई पहाड़ से कूदने जैसा जानलेवा रिस्क नहीं होना चाहिए। हाँ, ये रिस्क कुछ ऐसा हो सकता है जैसे ऑफिस की मीटिंग में कोई ऐसा सवाल पूछना जिसे पूछने में बेवकूफ लगने का डर हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करना जिससे बात करने में हमेशा झिझक होती है। जब रोजाना ऐसे छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं तो इंसान का कंफर्ट जोन रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। और यही एक्सपोजर की असली ताकत है। जब बार बार उस चीज का सामना किया जाता है जिससे डर लगता है, तो हमारा वो अलार्म सिस्टम, हमारा एमिगडाला, धीरे धीरे सीख जाता है कि यहाँ कोई असल खतरा नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे किसी को तैरने से डर लगता हो। उसे सीधे गहरे समुद्र में फेंकने के बजाय पहले सिर्फ किनारे पर पानी में पांव डालने को कहा जाए, फिर कमर तक पानी में ले जाया जाए। एक वक्त के बाद पानी का वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की इस पूरी डीप डाइव को अगर समेटा जाए तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि दुनिया में सुरक्षा नाम की कोई चीज बाहर मौजूद नहीं है। सुरक्षा इस बात में बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ हमेशा सेफ रहे, बैंक में खूब सारा पैसा हो और हर चीज हमारे कंट्रोल में रहे। असली सुरक्षा किसी चीज के होने या ना होने में नहीं है। असली सुरक्षा सिर्फ इस एक विश्वास में है कि चाहे जो हो जाए मैं इसे संभाल लूंगी। डर तभी तक डराता है जब तक इंसान को अपनी ही ताकत पर शक होता है, और जब हम साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो रास्ता बहुत साफ हो जाता है। साइकोलॉजी सिखाती है कि डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना है, और विज्ञान वो टूल्स देता है जिससे हम अपने शरीर और दिमाग के उस पैनिक को शांत कर सकें। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो इन सोर्स मटेरियल्स के पन्नों के बीच में छिपा एक बहुत ही गहरा और विचारणीय पॉइंट सामने आता है, जो सिर्फ खुद की मदद करने से कहीं आगे की बात करता है। हाँ, सोर्स मटेरियल में एक जगह ये बताया गया है कि जो लोग हमेशा डर में जीते हैं वे कभी किसी को दिल से कुछ दे नहीं पाते, क्योंकि डर में जीने वाला इंसान हमेशा एक खालीपन और कमी महसूस करता है। ये बहुत ही मार्मिक पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब तक कोई इंसान डर की कैद में है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खुद को बचाने, खुद को सुरक्षित रखने पर लगा रहता है। वो समाज में, अपने रिश्तों में या दुनिया में कोई सच्चा निस्वार्थ योगदान दे ही नहीं पाता। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या डर पर जीत हासिल करना सिर्फ खुद को मजबूत बनाने की कोई पर्सनल जर्नी है, या फिर ये दुनिया को, अपने रिश्तों को और आसपास के लोगों को बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्रेम और सहयोग देने की सबसे पहली और जरूरी सीढ़ी है? क्योंकि जो इंसान अंदर से भरा हुआ है, जो निडर है, वही दुनिया को कुछ दे सकता है। अगर इंसान डर से आजाद नहीं होगा
तो वो कभी इस दुनिया को अपना बेस्ट वर्जन नहीं दे पाएगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। कल्पना की जा सकती है कि अगर जीवन में ये डर, ये बेवजह की घबराहट न हो, तो दुनिया के लिए, आसपास के लोगों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। डर के उस पार छिपे अपने उस सबसे बेहतरीन रूप की कल्पना करना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और डर लगने के बावजूद कदम आगे बढ़ाते रहिए।